तो नेक्स्ट अब सर हम लोग आपके ना गेट की जर्नी पे जाएंगे। मैं एक्चुअल में जानना चाहता हूँ कि आप एक तो बिना तैयारी के 2700 ले आए, फिर उसके बाद क्या गलतियां आपने इम्प्रूव किया अपने फाइनल अटेम्प्ट में जो आपको इतने अच्छे रैंक पे ला सका, ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आप बताइए सर, लास्ट अटेम्प्ट में आपने अपने पिछले अटेम्प्ट से ऐसे क्या चेंजेस लेके आए जो आज आप इतने अच्छे रैंक पे हैं? मैंने जो चेंज किया बेसिकली, मैंने रिवीजन और बार किए। एक्चुअली 4-5 बार रिवीजन तो चाहिए ही होता है। आपने जो जितनी भी चीज़ें शॉर्ट नोट्स बनाई हैं वो चीज़ अपने लास्ट तक पेपर के एक दिन पहले पहले तो आपको फॉर्मूले में सारी चीज़ें एकदम टिप पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप पेपर एक दिन जाके कोई छोटा सा क्वेश्चन था जो जस्ट फॉर्मूला बेस्ड था और वो आप नहीं कर पाए, क्योंकि वो फिर आपको, क्योंकि पेपर में ऐसा होता है कुछ क्वेश्चन मे बी प्रॉब्ली ऐसा आ जाए जो सारे लोग ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 100 में 100 तो आज तक गेट में आया नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बाकी लोग कर लेंगे और आप नहीं करेंगे, तो वहीं पे आप पीछे हो जाएंगे। तो बस वही चीज़ें मैंने अवॉइड की। मिस्टेक्स कम से कम करनी है। जो क्वेश्चन मुझे क्वेश्चन आ रहा है लेकिन जस्ट मैंने मिस्टेक्स की वजह से मैंने उसके मार्क्स लूज कर दिए, तो ये नहीं करना था। ये मैंने किया, रिवीजन अच्छे से किया। जो भी मेरी टेस्ट सीरीज थी मैंने उसको टेस्ट सीरीज को लगाया, टेस्ट सीरीज में क्या गलत कर रहा हूँ वो चीज़ मैंने एनालाइज की, वो आगे से नहीं करूँगा। ऐसे कर करके मैंने अपनी थोड़ी एरर रेक्टिफाई की। मेनली मुझे जो लगा कि गेट प्रिपरेशन में अपनी एरर ही रेक्टिफाई करना मेनली है। या आप जो पहले पेपर दे रहे हो तो आप जो गलत कर रहे हो वही कम करते चले जाओगे, तो आपके मार्क्स इंप्रूव होते जाएंगे। तो जैसे सर अभी कोई एक स्टूडेंट है, अब उसको अगर एक साल का आप एक स्ट्रैटेजी बताना चाहें तो क्या करना चाहिए? खासकर आप ना ड्रॉपर्स के बारे में बता दीजिए सर, ड्रॉपर को क्या करना चाहिए, क्योंकि आप जस्ट अभी अभी गेट एग्जाम खत्म हुआ है ना, 1 महीना ही हुआ है। तो आप क्या बोलेंगे कि उसके पास अभी अब पूरा 1 साल में है, तो कौन से सब्जेक्ट को पहले पकड़ना चाहिए, कितने दिन में खत्म कर देना चाहिए, कब से टेस्ट दिलाना चाहिए? ये मैं पूरे 1 साल का आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं तो ऐसा बोलूँगा, जैसे ड्रॉपर है तो उसका बेसिक बेस तो बना ही होगा डेफिनेटली। कि मतलब बोलूँगा कि उसको बहुत आएगा, या मैं कॉमन मान के चलूँ तो उसको सारे सब्जेक्ट उसने एक बार तो पढ़े ही होंगे, मार्क्स उसके कैसे भी आए हों। तो जितना जल्दी, जैसे टाइम बाउंड स्टडी करना ज़्यादा बेटर होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है कि ये सब्जेक्ट आपको कितने दिन में ख़त्म करना है, तो आप ड्रॉपर हो, आपको कोई बैच नहीं है, आप जा रहे हो, तो आप दिन भर भी लेके बैठे रहोगे उसको, ये 2 दिन 3-4 दिन 10 दिन में भी नहीं खत्म करोगे। लेकिन अगर आपने अपना प्लान कर लिया कि मुझे 5 दिन में सब्जेक्ट कंप्लीट करना है विद क्वेश्चन, या तो आप उसके हिसाब से पढ़ते जाते हो और समय भी बचता है आपका, और आप फिनिश भी कर लेते हो। मे बी आप कई बार टारगेट बनाओ नहीं अचीव कर पाओगे, लेकिन उसके बिहाफ पे नहीं, फुल नहीं अचीव कर पाओगे, 90% अचीव करोगे, 80% अचीव करोगे, लेकिन वो दैट इज फार बेटर देन कि आपने बिना प्लान स्टडी की, मतलब कोई भी टारगेट नहीं सेट किया था और आप जस्ट पढ़ रहे हैं, तो आपका देखेंगे आप पढ़ते पढ़ते लास्ट भी आ जाएगा और नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप पहले तो एक शेड्यूल बनाइए कि मुझे इतने दिन में ये चीज़ खत्म करना है, और मैं जो भी सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हो आप वो लेके स्टार्ट करें पहले। जैसे नेटवर्क है, सिग्नल है, कंट्रोल सिस्टम है, ये सबसे ये इजी टॉपिक है इलेक्ट्रिकल के, या ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो ये सब पहले पढ़ें, इसके क्वेश्चंस लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। जो क्वेश्चन आपसे हो जा रहे हैं वो आपसे बाद में भी हो जाएंगे, जो आपसे नहीं हो रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। टेस्ट सीरीज कीजिए, रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि वही शॉर्ट नोट्स ही आपको लास्ट में पढ़ने हैं मैक्सिमम। पेपर के जब आप 1.5-2 महीने बचेंगे तो आप बार बार कॉपी पढ़ के पूरा कॉपी नहीं पढ़ सकते, या आप कोई भी बुक उठा के नहीं पढ़ सकते। ज़्यादा टेक्स्ट बुक के पीछे जाएंगे उस समय तो आपका बहुत टाइम लॉस होगा। टेक्स्ट बुक जो आपको पढ़नी है, अभी जस्ट गेट का ऊपर गया है, अभी बहुत टाइम है, तो अभी अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ टॉपिक्स के लिए, ये नहीं कि आप पूरी बुक उस सब्जेक्ट की पढ़ने जा रहे हैं। कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया तो आपको पढ़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और हाँ, बेसिकली ये रिवीजन, मोर एंड मोर रिवीजन, रेक्टिफाई योर एरर्स, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज, बस अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक्स अवॉइड करें। सर आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि ये शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है, मतलब पढ़ते पढ़ते बना लिया जाए कि पढ़ लिए हैं उसके बाद बनाया जाए? किन चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए, किन चीज़ों को एक्सक्लूड करना चाहिए? एक्चुअली मैं कैसे बनाता था, मैं जैसे मैंने पहले दूसरी बार पढ़ा तो मैं शॉर्ट नोट नहीं बनाता था, क्योंकि पहले दूसरी बार में मुझे खुद से ही एक बार पढ़ा तो मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई, ठीक है, लेकिन दूसरी बार पढ़ने पे मुझे और अंडरस्टैंडिंग हुई। जब मैं 2 बार पढ़ लेता था उसके बाद मैं जब थर्ड बार कभी पढ़ता था तब मैं उसको बीच में शॉर्ट नोट्स बनाना चालू करता था, क्योंकि मुझे उस चीज़ के बारे में पता लग जाता था कि एक्चुअली क्या क्या है, और क्या चीज़ मुझे अभी 2-3 बार पढ़ने के बाद भी स्लिप हो सकती है, और क्या एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, मतलब जिसको मुझे एट द लास्ट देख के ही जाना है। तो वो चीज़ को मैंने शॉर्ट पॉइंट्स करके अपने पास रख लेता था कि हाँ, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये मुझे याद ही होने चाहिए, हमेशा हमेशा मुझे रिकॉल होता रहना चाहिए।
कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, कुछ छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ जैसे मशीन वगैरह की मैं बात करूँ तो कुछ ऐसा होता है कि जस्ट है थ्योरेटिकल, लेकिन उसका यूज़ करके आपको क्वेश्चन बना सकते हैं। पोल कितने होने चाहिए, या पोल के फॉर्मूले हैं, उसमें ईएमएफ कैसे डेवलप होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें। तो वैसे ही नहीं, ये कई लोगों को ना समझ में नहीं आता कि लास्ट में बोल देते हैं सर कि फॉर्मूला तो याद नहीं रहा, शॉर्ट नोट्स बनाना ये बहुत बड़ी गलती होगी, ऐसे सर है ना, कुछ कुछ आता रहता है। इसलिए मैं आज अभी जो लोग स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी ईयर में आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए और उसको रेगुलरली अपडेट करिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप टेस्ट दिलाए, आपने गलती की, फिर उसके बाद आपको उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, है कि नहीं सर? आप भी शायद उसी में किया करते होंगे। एग्जैक्टली जैसे आपने कोई क्वेश्चन किया, मे बी आपसे वो नहीं बना, तो आप उस क्वेश्चन को अगर चाहते हैं तो आप अपनी शॉर्ट नोट्स में डाल दीजिए जो सब्जेक्ट का है, कि वो नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे तो एटलीस्ट आपको उस टाइप का क्वेश्चन नहीं गलत हो, आपको पता लगना चाहिए क्या आपने गड़बड़ किया। अगर जो जो आपने गलत किया हो, मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने नहीं रिवाइज किया है, नहीं ध्यान देते, आप फिर से उसको गलत करेंगे। तो आपको अपनी एरर रेक्टिफाई करने का मतलब मेरा यही है कि आपने गलत किया तो आपने क्या थॉट प्रोसेस अपनाई, थॉट प्रोसेस सीखना है कि उस क्वेश्चन को किस थॉट प्रोसेस से सोचना था। ये चीज जरूर है। मतलब वही है, एनालिसिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी चीज को करने के बाद कि क्या कर। और सर टेस्ट सीरीज कब से दिलाना चाहिए आपके हिसाब से? पढ़ते पढ़ते ही दिलाते रहें कि पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद दिलाना चाहिए? नहीं, जैसे अब बहुत सारी टेस्ट सीरीज होती हैं जो कुछ सब्जेक्ट वाइज होते हैं, तो सब्जेक्ट वाइज तो आप जैसे जैसे प्रिपेयर कर रहे हैं आप दे सकते हैं, लेकिन जो कंप्लीट फाइनल मॉक टेस्ट होते हैं पूरे फुल सब्जेक्ट के, वो मुझे लगता है कि पेपर के आसपास से 2-3 महीने पहले से देना स्टार्ट कर देना चाहिए। और जैसे ड्रॉपर्स है तो उनके पास तो काफ़ी टाइम रहेगा, वो चाहे तो अगस्त सितंबर तक अपना, सितंबर अक्टूबर तक अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं पूरा पूरा पढ़ के। उसके बाद उनको क्या करना है, जस्ट शॉर्ट नोट रिवाइज करिए, अपना पेपर दीजिए, क्या गलत किया और रेक्टिफाई करिए। उसमें से कुछ क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो अपनी नोट्स में डाल दीजिए, कि जिससे नेक्स्ट टाइम आप रिवाइज करेंगे तो वो भी देखेंगे डायरेक्ट। आपको डायरेक्ट उस टेस्ट तक खोल के नहीं जाना पड़ेगा कि आपने क्या गलती है, नोट्स पढ़ा हुआ आप फटाक से उसको देख सकते हैं। क्योंकि आपने एरर अपनी अपनी कॉपी में रख रखी है कि जो मैं एरर करता हूँ आपको वही अवॉइड करनी है। नॉर्मली जो आप सही करते हैं वो सही कर देंगे। ये बहुत सही है सर। और मैं ना आपका एक और पर्सपेक्टिव इस बारे में जानना चाहता हूँ कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि आईआईटी चले जाएंगे करके, या उनके बारे में बताइए जो आपके साथ प्रिपेयर करते हुए आईआईटी चले गए, आज उनकी लाइफ क्या है, क्या आप उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे? एक्चुअली उसका भी लाइफ अच्छा है। उसका प्लेसमेंट हो गया है अभी कॉलेज में, आईआईटी गांधीनगर से उसने एमटेक किया था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो उसका भी बम्बार्डियर में प्लेसमेंट हो गया था, तो वो उसका भी अच्छा है, ऐसा नहीं बोलूँगा कुछ, लेकिन ठीक है, वो भी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है। वो भी अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज मिलता है, मुझे एक्चुअली मैंने सोचा था कि अगर मैं बेटर होगा कि पीएसयू के लिए जाऊँ, फिर मैंने ये भी सोचा था कि अभी मेरे साथ ये भी हो गया ना कि 6000 रैंक आ गई, तो मैं आईआईटी के लिए भी नहीं सोच सकता था, तो मुझे भगवान ने उस से बचा लिया था कि मुझे आईआईटी के लिए जाना है या क्या करना है। तो वो भी अच्छा है कि अगर आपको ये कुछ रैंक ऐसे आती है कि मे बी मान लीजिए आपकी 300-400 रैंक तक आ गई, लेकिन आप उस समय आपको पीएसयू नहीं मिल पाया, तो आप आईआईटी के लिए जा सकते हैं। गेट अगर देना तो आप उसके साथ भी दीजिए, दे सकते हैं। जो आप 300-400 रैंक ला सकते हैं, तो आप थोड़ी सी प्रिपरेशन करके नेक्स्ट टाइम अपने आप ही आ जाएंगे अगर आपको आना है, और साथ में आपका कोर्स भी कंटिन्यू रहेगा। मतलब बहुत लोग ऐसे करते थे हमारे समय में। अभी तो कुछ टेक वगैरह की फीस बढ़ गई है तो मुझे पता नहीं है। नहीं, मतलब ऐसा किया जा सकता है कि आपके तरफ से, पर आपका क्योंकि एम एकदम क्लियर था कि नहीं इसी चीज को करना है जो है मेरे पास, तो वही कहते हैं ना, लास्ट में आप कनेक्ट करते हैं डॉट्स, तो जो भी फेलियर हुए थे वो अच्छे के लिए हुए थे और आप फाइनली पहुंच गए उस पॉइंट पे। सर मैं ना एक चीज और आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। आप अपने वो स्ट्रेस लेवल को जो आपका सेकंड एग्जाम में बढ़ गया था जब आपका 6100 आया था, उसको नेक्स्ट एग्जाम में आपने कैसे कम किया, ये थोड़ा सा डिस्कस करें। हाँ, ये भी बहुत वैसे अच्छा आपने पूछा, क्योंकि उस समय मैंने बहुत ज़्यादा सोचा था कि मुझे 17 में ही कर लेना है, और एकदम तो ज़्यादा एक्यूमुलेट कर लिया। ये चीज़ मुझे रियलाइज, ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए था, इतना हाइप नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली सारे दोस्त लोगों को भी था कि ये करेगा, अच्छा रैंक ले आएगा, इसका कॉलेज के समय में ऐसा रैंक था, तो वो सब चीज़ ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गई। फिर उसके बाद मुझे लगा कि 18 में इतना सोचना नहीं है इस चीज़ पे कि कैसा होगा क्या होगा, कुछ नहीं। बस मुझे क्वेश्चन, मतलब मैंने फोकस किया था कि जहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा पेपर में, बस क्वेश्चन करते जाना है, बस ये ध्यान देना है, और कुछ ज़्यादा चीज़ें सोचनी नहीं है कि कितना रैंक आएगा, क्या होगा, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा होता। मतलब कि आपको साइकोलॉजिकली अपने आप को प्रिपेयर करना रहता है कि इतना नहीं कि यही जीवन है, यही मरण है, जितना यही सोचने लग जाते हैं ना उतना ही फिर चीजें जो है खराब होने लगती है। प्रेशर बहुत दिमाग पे बिल्डअप हो जाता है।
सर आपने बताया कि आपका 6 पीएसयू में हुआ था। आप मेरे को सबसे पहले मतलब बताइए कि कैसा आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा, क्या एक्चुअल में होता क्या है इंटरव्यू में, आपको बुलाया जाता है, किस तरीके से सोचना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। जैसे सबसे पहले तो हम लोग ओएनजीसी का ही पूछ लेते हैं, आपके साथ उस समय पे क्या हुआ था, आपको कैसे बुलाया गया था, क्या क्या आपने पूछा गया आपसे, आपने क्या जवाब दिया। जैसे उस समय क्या होता है कि हम लोग रैंक आने से पहले सारे पीएसयूज के फॉर्म भर चुके होते हैं, तो हमको भी ये होता है कि पता नहीं कितनी रैंक आएगी, फिर कौन से पीएसयू में, इसलिए सारा आदमी सब हर कोई हर पीएसयू का फॉर्म फिल करके रखता है। तो फिल करने के बाद मेरा रैंक ठीक आ गया, तो उन्होंने बारी बारी कॉल करना स्टार्ट किया। सबसे पहले ओएनजीसी का ही इंटरव्यू हुआ था, जिसमें मेरा लास्ट में क्लियर हुआ। एक्चुअली मेरा फाइनल में नहीं हुआ था, तो उसमें एक वेटिंग लिस्ट होती है, वो जाके क्लियर हुई थी, लास्ट में मैंने उसको ज्वाइन किया। फिर ओएनजीसी का इंटरव्यू हुआ, तो बेसिकली उन्होंने पूछा आपने कब बीटेक किया और प्रोजेक्ट आपका क्या था, आपने समर ट्रेनिंग में क्या किया, क्या सीखा, और तो बेसिकली थोड़ा सा बहुत टेक्निकल, हम क्या काम करते हैं, ओएनजीसी काम किस फील्ड में डील करता है, और कुछ हमारे बारे में बताइए, आपको अगर कहाँ पोस्टिंग दें तो कैसा लगेगा। ये सब उनका नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल करके पूछते हैं वो भी, और मोस्टली सारे पीएसयूज का ऐसा ही था। पावर ग्रिड में भी मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछा था, और सेल में थोड़ा ऐसा था कि उन्होंने जीडीपीआई भी कराया था, तो जीडी पहले उन्होंने करा दिया एक टॉपिक देके, फिर कुछ क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड की, अगर ऐसा होगा आपकी कंपनी में तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे। एक्चुअली वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट थी, मैनेजमेंट की थी, तो उन्होंने उस तरह उसका इंटरव्यू लिया था। हाँ यही सब था। और फिर पावर ग्रिड में भी नॉर्मली टेक्निकल क्वेश्चंस थे, सेल्फ इंट्रो होता है पहले, बेसिक तो मुझे जो लगता है इसका इंटरव्यू का यही होता है कि आपका पहले इंट्रोडक्शन पूछते हैं, उसके बाद फिर आपका ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा, आपने जो भी समर ट्रेनिंग करता है हर कोई बीटेक में, वो करने के बाद आपने उसमें वहाँ पे क्या सीखा, और आपने प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन था। आपको इतना अगर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा तो मे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि टाइम कितना लगा, आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। फिर वो अपनी कंपनी के बारे में पूछेंगे, अगर वो सेटिस्फाइड है तो आपको सेलेक्ट करेंगे। अच्छा सर, एक अभी स्टूडेंट्स के बीच में ना बड़ा डायलेमिक क्वेश्चन रहता है कि सर मेरा ना प्रोजेक्ट बहुत बेकार चला गया, मतलब वो जैसे तैसे प्राइवेट कॉलेजेस में जो होता है निकल गए कुछ भी करके, है ना, तो उस सिचुएशन में क्या करें जब आपका प्रोजेक्ट एकदम ही खराब है, कोई आइडिया है क्या आपको। हाँ एक्चुअली मैंने तो अपने प्रोजेक्ट पे थोड़ा बहुत काम किया ही था, इसलिए मैं तो उसके बारे में बता ले गया था। लेकिन बेसिकली अपने प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, क्योंकि वो एक आपका दिखाता है कि आप कितना सिंसियर रहे हैं कॉलेज में। नहीं कई बार क्या होता है ना सर, मैं एक बीच में इंटरप्ट करूंगा, सॉरी उसके लिए। क्या होता है ना, स्टूडेंट लोगों के ऊपर ना प्राइवेट कॉलेजेस में खासकर ना ज्यादा प्रेशर डाला जाता है कि नहीं तुम रेगुलरली क्लास आओ, तुम ये मत करो, तुम ज्यादा गेट पे वो मत करो, पहले यहीं पर का करो, और प्रोजेक्ट को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो आप इसको बताइए कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना परसेंटेज हमको टाइम देना चाहिए प्रोजेक्ट के ऊपर, और कैसे अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा। एक मुझे लगता है कि सेलेक्ट तो जो अच्छा लगता है, जैसे एक टीम होती है किस चीज़ पे इजीली काम कर सकते हैं। अगर जैसे लोगों का ओरिएंटेशन भी अलग होता है ना, कुछ लोग कॉलेज में होते हैं जिनको कैट में जाना है, उनको गेट की प्रिपरेशन करनी, कुछ लोग को कॉलेज से प्लेसमेंट लेना है। तो अगर कोई गेट का प्रिपरेशन का, उसके बारे में मैं बता सकता हूँ कि उसको ऐसा प्रोजेक्ट लेना चाहिए जो थोड़ा आराम से हो भी जाए और उसको बता भी सके, वो एक्सप्लेन भी कर सके। ऐसा प्रोजेक्ट चूज कर सकता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं। तो कुछ अपना टेक्निकल रिलेटेड ले लिया जिसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन है, बस उसको जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन ही करना है। इंटरव्यूअर्स मोस्टली पीएसयूज में जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा, आगे क्या पूछेंगे वो तो नहीं पता, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से ये रहा कि वो ये पूछते हैं व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोजेक्ट। तो आप अगर आप उसको बता सकते हैं और आपका प्रोजेक्ट एक्चुअली है क्या, तो दैट मच नॉलेज इज सफिशिएंट। सर मुझे एक बात जानिए, जैसे वहां पर ऐसा कुछ होता है क्या कि आपको अपना प्रोजेक्ट लेके जाना रहता है, या कहीं पर मेंशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तो मतलब अगर किसी और दोस्त का ध्यान में आ जाए तो उसका बता सकते हैं क्या। हाँ अगर आपने अब एक्चुअली वो चेक तो नहीं करने जाते, मैं इसको सपोर्ट करूंगा क्योंकि वो ये कि कर सकते हैं। अगर आपको किसी की अब आपसे बेसिकली वो यही पूछेंगे कि आपका प्रोजेक्ट क्या था, तो अगर आप कर सकते हो तो मतलब वही है। नहीं कई स्टूडेंट्स का क्या होता है सर, कॉलेज में प्रोजेक्ट अच्छा नहीं किए हैं, है ना, और फिर इंटरव्यू का टाइम आ गया है, अब क्या करें, हमारा प्रोजेक्ट तो बहुत ही वो था करके, तो किसी और का प्रोजेक्ट को पढ़ के अगर वो चाहे तो बता सकते हैं ना कि हाँ मेरा ये था और मैंने ऐसा किया है करके। नहीं बता, ये हम लोग फिर ये टू बी कंटिन्यूड वाली बात है, इसके ऊपर फर्दर हम लोग और रिसर्च करेंगे। पर तब तक के लिए सर और भी ऐसा मतलब हम लोगों को जानना है कि
आपका इतने सारे पीएसयूज में हुआ और आप फाइनली बिहार पावर कॉर्पोरेशन में काम भी कर रहे थे, वहां पर आपका क्या प्रोफाइल रहता था, वहां पर आप क्या क्या चीजें करते थे और वहां पर हुआ कैसे था आपका? गेट के थ्रू हुआ था कि अलग से कोई पेपर दिलाया था, क्या हुआ था एक्चुअली वो गेट के थ्रू ही हुआ था, गेट 18 के थ्रू उन्होंने कंडक्ट किया था। वहाँ पे कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं था, वो रैंक बेसिस पे डायरेक्ट गेट स्कोर पे उन्होंने लिया था। तो सबसे पहले मेरा वहीं हो गया था सारे पीएसयूज में, इस वजह से मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया था। तो फिर वहाँ पे वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा था, मुझे सप्लाई में मिला था, मैं असिस्टेंट इंजीनियर था वहाँ पे। तो फिर वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा था, घर पे छुट्टी वुट्टी मिलने की थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। तो इस वजह से फिर काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस वहाँ का भी अच्छा रहा, ऐसा नहीं है। वहाँ के लोग काफ़ी मतलब आपको रिस्पेक्ट देते हैं, बिहार के लोग। तो वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, एक ऑफिसर वाली वहाँ फील आती थी। तो वो भी अच्छा था, वो भी एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। नहीं मतलब क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ ना सर बेसिकली कि पहले आप एक पावर जनरेशन में थे और अभी आप फिर ऑयल एक्सट्रैक्शन में चले गए, तो कैसा ये शिफ्ट आपको लगा? मतलब इस तरफ कैसे जॉब प्रोफाइल रहा करता था और अभी यहाँ पर कैसे शिफ्ट हो गया, क्या चेंजेस दिखे? जैसे चेंजेस का क्या है कि वहाँ पे वो एक रिस्पॉन्सिबल जॉब थी, रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ पे क्या था कि आपको वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा था बिहार में। बहुत सारी चीज़ों की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जैसे मेरे बिहार पे मेरे सब डिवीज़न के अंदर क्या क्या काम हो रहा है वो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सारी। और यहाँ ओएनजीसी में भी है, ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चिल है। ये है कि आप अपना काम करिए टाइमली, उसके बाद आप रिलैक्स हैं। वहाँ पे काम वर्किंग आवर्स के बाद भी आप कई बार रिलैक्स नहीं होते हो। ये सब चीज़ होती थी। बाकी वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको, मुझे वहाँ पे गाड़ी मिली हुई थी बिहार में, खुद अपना ड्राइवर था, सब था, तो वो सब चीज़ भी लोग एंजॉय करते हैं, वो सारे लोग। पर वो आपको नहीं लगा कि ये वाला ज्यादा अच्छा है? अभी फाइनल ये वाला आपको ज्यादा बेटर लगता है? और खासकर वो पर्क वगैरह में भी तो चेंजेस रहे होंगे ना सर, पे स्ट्रक्चर पर्क में, वो तो ऑब्वियस वाली चीज है। हाँ, पे स्ट्रक्चर भी यहाँ का बेटर है। यहाँ पे प्रमोशन जल्दी होंगे वहाँ से। वहाँ पे एक्चुअली इसके बैकलॉग्स बहुत सारे थे, तो वो बहुत ईयर्स में, कम से कम 14-15 ईयर्स में मुझे जो लगता था कि हम लोग का फर्स्ट प्रमोशन मिलता। यहाँ पे हम लोग का तो पीएसयूज का सब फेयर ही होता है, सारे पीएसयूज को स्टार्टिंग होता है, बाद में परफॉर्मेंस बेसिस भी होता है, लेकिन वो एक टाइम पे हो जाता है, ऐसा है। सिर्फ एनजीसी का नहीं, चाहे ओसीएल है, फॉरग्रिड है, सबका ही है ऐसा। सबका ही है, ये तो आपका हो ही सकता है। तो मैंने बहुत सारे सर, ऑलमोस्ट हम लोगों ने अपना पीएसयू का एक्सपीरियंस शेयर कर लिया और कैसे गेट पे प्रिपेयर करना है ये भी कर लिया, और आपका इतना अच्छा इंटरव्यू कैसा गया, आपने इतना सारा एग्जाम कैसे क्रैक किया, ये सब भी हम लोगों ने डिस्कस किया। फाइनल सर, फाइनल थोड़ा सा आप बताइए कि स्टूडेंट के लिए अपना डीपेस्ट सीक्रेट जो एक स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए ताकि हम लोग इस चीज को कंक्लूड कर सकें। मेरे हिसाब से डीपेस्ट कंक्लूजन मेरे हिसाब से यही है कि अगर कोई ड्रॉपर है तो उसको अगर इनर अंदर से लगता है कि वो कर सकता है तो ही शुड गो फॉर इट डेफिनेटली। अगर उसको इनर मोटिवेशन है कि नहीं, उसका किसी वजह से अभी रैंक नहीं आ पाया या उसको 1 साल और देना चाहिए, है ना, तो उसको जाना चाहिए उसके साथ। और मोस्टली उसको रिवीजन करने पे ध्यान देना चाहिए। एक बार जब उसका सब चीज़ कंप्लीट हो गया तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करे, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर दे और अपनी एरर को मिनिमाइज करे। एरर को मिनिमाइज करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उसने जो मॉक टेस्ट दिए उसके में क्या गलती की, वो चीज़ को सीखिए, उसका थॉट प्रोसेस अडॉप्ट करने की कोशिश करें, या अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक्स को अवॉइड करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो आदमी को सब क्वेश्चन पता है, सारे कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन वो जल्दी जल्दी करने के चक्कर में उसने नॉर्मल कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी और नंबर चले गए, 2 नंबर के क्वेश्चन चले गए, और 2 नंबर से बहुत अंतर पड़ जाता है। 2.66 मार्क्स जाते हैं जो, उससे बहुत अंतर पड़ता है। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करेगा तो डेफिनेटली एनीवन कैन स्कोर। व्हेन आई कैन स्कोर, एनीबॉडी कैन स्कोर। सर फिर भी लास्ट में हम लोग कंक्लूड करेंगे, ऐसी कौन सी चीज थी सर जो आपको आगे बढ़ते रहने बोली? मतलब कोई एक ऐसा मोटिवेटिंग लाइन जो होता है ना, जो आप अगर शेयर करना चाहते हैं, कोई एक ऐसा एक रहता है अंदर में कि नहीं यार इसके वजह से मुझे करना है, तो क्या वो आप बताना चाहिए? ऐसा तो मतलब था, मुझे एक्चुअली पैशन था कि मुझे जाना ही है, ऐसा मेरे अंदर से था। तो बस मुझे एक लाइन याद आती रहती थी, देयर इज माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। बढ़िया लाइन है, उसकी है, पोएम की है, और मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, वो अपने सीबीएसई के उसमें रहता था ये। हाँ, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट
I have promised to keep miles to go before I sleep. Miles to go before I sleep. वाह सर, थैंक यू सो मच सर इतने अच्छे सेशन के लिए। आई होप हमारे स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सीखने को मिला था होगा, और अपना इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। और आई होप स्टूडेंट्स को इसमें बहुत सारा फायदा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है, लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और कोई भी डाउट रहे आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सर और मैं देखते रहेंगे, कुछ भी रहेगा तो हम लोग ज़रूर आप लोगों के लिए रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आई होप आपको आज का Thank हमारा you, सेशन Ashish. अच्छा लगा होगा। हाँ, मैंने काफी enjoy किया। थैंक यू सो मच सर, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।